वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नागिन के आज के लेटेस्ट एपिसोड 45 को। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। अपरा जो कि आर्यमन के ऑफिस में वो पेन ड्राइव चेक कर रही होती है, तो ऊपर से आर्यमन आ जाता है और आकर अपरा को देख लेता है। लेकिन जैसे ही अपरा आर्यमन को देखती है तो वो पेन ड्राइव छुपा लेती है और आर्यमन से कहती है, मैं तो बस तुम्हारा ऑफिस विजिट करने के लिए आई थी, और वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं बर्नी एक मुश्किल में नजर आती है, क्योंकि बर्नी बचाने के लिए जाती है टीना को, लेकिन वहाँ पर करण उसको जाल में फंसा देता है और उसे एक दलदल में फंसा देता है। बर्नी टीना की हेल्प के लिए जा रही होती है, लेकिन रास्ते में करण उसके साथ ही खेल खेल देता है और उसकी जान लेने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ पर हम देखते हैं करण बर्नी से कहता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिरकार अपरा का सच क्या है, वरना मैं तुम्हें इस बिल्डोजर के साथ ही कुचल दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी मौत यहाँ पर हो जाएगी और तुम्हारी लाश को दफना दूंगा। लेकिन यहाँ पर बर्नी करण से कहती है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम नहीं जानते कि अपरा कौन है। अगर मैं तुम्हें वो सच बता भी दूंगी, इसके बाद वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम मुझे एक मरतबा यहाँ दलदल से बाहर तो निकालो, फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर बर्नी चीखती चिल्लाती है और अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इसके ही अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ पर अपरा यानी अनंत कुल की नागरानी अनंता आ जाती है बर्नी की मदद करने के लिए, और आकर वो उन तमाम गुंडों को मारती है और बर्नी को भी अपनी नागिन अवतार में आकर उस दलदल से बाहर निकालती है। यहाँ पर अपरा बर्नी की मदद के लिए पहुंच जाती है, क्योंकि बर्नी भी हर बार अपरा की मदद के लिए हर वक्त पहुंचती हैं। यहाँ पर जैसे ही नागरानी को पता चलता है कि बर्नी कहीं नजर नहीं आ रही, तो इसलिए उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाती है, क्योंकि अपरा जानती है कि करण एक घटिया शख्स है और वो किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ पर बर्नी नागरानी को देखकर बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है, और इसके बाद हम देखते हैं अनंत कुल की नागरानी अपने असली अवतार में आती है और आकर उन मजदूरों से कहती है कि तुम लोगों ने बहुत गलत किया है, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगी, क्योंकि तुमने सिर्फ पैसों की खातिर ये सब कुछ किया है। इसके बाद हम देखते हैं अपरा बर्नी को दलदल से निकालती है और दलदल से निकाल कर बाहर लेकर आती है, और बर्नी अपरा से कहती है कि करण ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है और वो तुम्हारी भी जान लेना चाहता है। वो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो टीना को कहाँ लेकर गया है। यहाँ पर अपरा यानी अनंता बर्नी से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं टीना को बिल्कुल भी कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ कि टीना बहुत ही अच्छी लड़की है और हम उसकी मदद करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं अपरा कसम खाती है कि आज उस करण की ज़िंदगी का आखिरी दिन है, आज मैं उसे इतनी बदतर मौत दूंगी जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता। यहाँ पर हम देखते हैं अगले सीन में करण टीना को लेकर पहुंच जाता है एक आलिशान पैलेस में, जहाँ पर टीना जाती है, लेकिन जाने के लिए वो रजामंद नहीं होती और वो टीना को ज़बरदस्ती वहाँ पर लेकर जाता है और उसे ड्रिंक देता है कि वो कुछ पी ले, लेकिन टीना वो नहीं पीती। यहाँ पर करण टीना से कहता है कि हमें यहाँ पर एक छोटी सी डील साइन करनी है और इसके बाद तुम घर वापस चली जाना। अगले सीन में हम देखते हैं टीना आखिरकार अंदर तो चली आती है, लेकिन वो जैसे ही उस पैलेस के अंदर दाखिल होती है और देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे मर्द होते हैं। टीना असल में वहाँ पर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन करण उसे ज़बरदस्ती लेकर जाता है। वहाँ पर शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए होते हैं, जो कि टीना के साथ रात गुजारने की कोशिश करने वाले होते हैं। यहाँ पर करण उनसे डील साइन करता है और हज़ारों करोड़ रुपए लेने की मांग करता है। यहाँ पर टीना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो वहाँ पर बैठने में अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन वो लोग उसे ज़बरदस्ती वहाँ पर बैठने के लिए कहते हैं और टीना करण से कहती है कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन करण टीना को डरा धमका कर कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी, लेकिन फिर भी इसके बाद हम देखते हैं टीना अपनी जान बचाने के लिए वॉशरूम जाने के बहाने चली जाती है वॉशरूम, और करण से अपनी जान छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं करण जब अपनी बिजनेस की डील साइन कर लेता है, तो वो लोग टीना से मिलने की मांग करते हैं और करण वॉशरूम के बाहर आकर टीना से बहुत ज़्यादा ही गुस्से में बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कहा था कि जल्दी से बाहर निकलो और तुम इतनी देर बाहर क्या कर रही हो। टीना बाहर आ जाती है और आकर करण से कहती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, मैं तुम्हारे लिए हर सब कुछ करना चाहती हूँ, मुझे अगर तुम पहले बता देते तो मैं ये डील साइन करने से इनकार ही ना करती। यहाँ पर टीना बाहर आकर अपना रवैया चेंज करती है और बहुत ज़्यादा ही खुश नज़र आती है, और करण भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार टीना इतनी ज़्यादा खुश क्यों है। इसके बाद हम देखते हैं टीना करण से कहती है कि मुझे लगता है कि मैं अकेली तुम तीनों के लिए कम पड़ जाऊंगी, मुझे लगता है कि तुम तीनों के लिए तीन अलग अलग लड़कियां होनी चाहिए, बल्कि मैं ही तीन बन जाती हूँ। ये सुनकर बिजनेसमैन भी चौंक जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक हो जाते हैं कि आखिरकार ये लड़की क्या कह रही है। यहाँ पर करण टीना की बात सुनकर कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो, ऐसा कैसे हो सकता है और तुम कुछ ज़्यादा ही जबान चला रही हो। लेकिन इसके ही अगले सीन में हम देखते हैं कि टीना के दो और रूप होते हैं जो कि इन सब के सामने आ जाते हैं। यहाँ पर करण टीना के तीनों रूप देखकर बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं और वो बिजनेसमैन भी शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार ये लड़की अपने तीन रूप किस तरह बदल रही है। यहाँ पर करण को यकीन नहीं होता कि आखिरकार उसके साथ क्या हो गया। वो टीना जो पहले डर रही थी अब उसके सामने ही तीन अवतार में खड़ी और हंस रही और चीख और चिल्ला रही है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो टीना नहीं बल्कि भरनी, अनंता और प्रथम होते हैं, जो कि नागिन रूप में टीना का रूप लेकर आए होते हैं। यहाँ पर करण जैसे ही देखता है अनंता यानी अपरा को, तो उसके पैरों की हवा निकल जाती है और बाकी बिजनेसमैन भी उन नागों को देखकर डर जाते हैं। यहाँ पर उन तीनों का असली चेहरा जब सामने आता है तो उन सबको समझ नहीं आती कि आखिरकार उनके साथ क्या हो रहा है। अनंता का असली चेहरा देखकर करण की हवा निकल जाती है और अनंता करण से कहती है कि अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, मैं तुम्हें इतनी बदतर मौत दूंगी जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर अनंता करण से कहती है कि तुमने पूरी ज़िंदगी अपनी बीवी के पैसों पर ऐश किया है और आज तुम अपनी बीवी का ही सौदा कर रहे हो उन पैसों की खातिर। आज मैं तुम्हें ऐसी
भयानक मौत दूंगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर करण का प्लान फ्लॉप हो जाता है और करण देखता है कि टीना को बचाने के लिए 3 नाग आ चुकी हैं, यानी अनंता, भरनी और प्रथम, जो कि टीना की हेल्प करने के लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं। और उन बिजनेसमैन को भी वो देखकर डर जाते हैं कि आखिरकार इतने बड़े नाग कहाँ से आ गए। यहाँ पर तीनों बदला लेते हैं टीना को और उन सबको मारते हैं। यहाँ पर करण को भी अनंता मारने ही वाली होती है, लेकिन करण अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अनंता उन सबको वार्न करती है और कहती है कि तुम लोगों के साथ आज बहुत बुरा होगा। आज तुमने एक औरत का सौदा करने की कोशिश की है, लेकिन मैं भी एक औरत हूँ, एक इच्छाधारी नागिन होने के नाते मैं किसी औरत का अपमान नहीं सहूंगी। और यहाँ पर अनंता बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती है और उन बिजनेसमैनों को पटक पटक कर मारती है और उन्हें कहती है कि आज इतनी भयानक मौत होगी तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। नागिन सीजन 7 की आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ करण टीना से कहता है कि तुम ही मुझे यहाँ से बचा सकती हो। पिछले सीन में हमने देखा है कि जैसे ही टीना जाती है वॉशरूम में तो वहाँ पर वो रो रही होती है, लेकिन अनंता नागिन का अवतार देखकर वॉशरूम के अंदर जाती है और आकर टीना को कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, आज मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ अन्याय ही होगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं प्रथम, जो कि नागरानी और बरनी के साथ मिलकर अपना इंतकाम लेता दिखाई देता है। यहाँ पर प्रथम भी सबको मारता है और अनंत कुल की नागरानी सबसे कहती है कि आज तुम्हें एक औरत का सौदा करने में बड़ा मजा आया है, आज तुम्हें इतनी ही ज्यादा मैं भयानक मौत दूंगी। यहाँ पर हम देखते हैं भरनी, प्रथम और अनंत कुल की नागरानी अनंता उन बिजनेसमैनों को पकड़ पकड़ चुन चुन कर मारते हैं। और यहाँ पर आज की एपिसोड की तकरीबन एंडिंग ही होने वाली है। अगर आपको भी आज का ये एपिसोड अच्छा लग रहा है तो चैनल को फॉलो कीजिएगा। नागिन सीजन 7 के 45 एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अब इसके कुछ ही एपिसोड बाकी रह गए। इसके बाद हम देखते हैं वो बिजनेसमैन नागरानी के सामने गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांगते दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर अनंत कुल की नागरानी कहेगी कि आज मैं तुम में से किसी को भी माफ़ी नहीं दूंगी। आज तुम्हारा काल आया और तुम्हें इतनी भयानक मौत मिलेगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। आज तुम लोगों को मरना ही होगा। एक औरत का अपमान मैं कभी भी नहीं सहूंगी, एक नागिन होने के नाते, और एक नारी का अपमान मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। आज तुम लोगों को इसी छत के नीचे मैं एक जिंदा लाश बना दूंगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि अनंत कुल की नागरानी ऊपर लगे हुए झूमर को नीचे गिराने की कोशिश करती है और उन बिजनेसमैनों को जान से मारती दिखाई देती है। यहाँ पर टीना बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है कि आखिरकार टीना को बचाने के लिए अनंता आ ही गई। करण जब देखता है कि उन बिजनेसमैनों की बड़ी भयानक तरीके से मौत हो चुकी है तो वहाँ से भागने का प्लान बनाता है और वहाँ से भाग कर निकल जाता है। यहाँ पर बिजनेसमैन की मौत हो जाती है, अनंता उनके ऊपर झूमर गिरा देती है और इसके बाद हम देखते हैं आगे वाला सीन। करण अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ से निकलता है और भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन करण को नहीं पता होता कि मौत उसके पीछे ही आने वाली है। रास्ते में ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी बुरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाती है और करण जख्मी हालत में गाड़ी से बाहर निकलता दिखाई देता है। यहाँ पर करण को बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। आज करण को पता चल चुका है कि उसकी मौत आने वाली है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं करण एक जंगल में पहुंच जाता है। यहाँ पर भरनी, प्रथम और टीना मौजूद होती है और अनंत कुल की नागरानी अनंता भी मौजूद होती है। यहाँ पर अनंता करण से कहती है कि आज तुम्हारा काल आया है, आज तुम्हें मरना ही होगा, यहाँ तुम्हें मुझसे आज कोई भी नहीं बचाएगा। यहाँ पर टीना भी अपना आज इंतकाम लेती दिखाई देती है। यहाँ पर अनंता करण से कहती है कि तुम जानते हो मुझे, तुम बड़े अच्छी तरह से मुझे पहचानती होगे, बल्कि तुम लोगों से बड़ा तो कातिल कोई है भी नहीं। आज मैं तुम्हें इतनी भयानक मौत दूंगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर करण अनंत कुल की नागरानी से सवाल करता है कि तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है और तुम इस लड़की खातिर मुझे क्यों मार रही हो। तो ये बात जब करण करता है अनंत कुल की नागरानी से तो वहाँ पर भरनी कहती है कि अनंत कुल की वही नागरानी है जिसके पूरे परिवार को तुमने एक शादी की रात में ही खत्म कर दिया था। यहाँ पर अनंता करण से कहती है तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही पूर्वी हूँ, सीधी सारी लड़की जिसकी पूरी फैमिली को तुम लोगों ने बड़ी बेदर्दी से उसकी आंखों के सामने ही कत्ल कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं करण अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन अनंता उसे बिल्कुल भी माफ़ करती नहीं दिखाई देती और कहती है कि आज तुम्हें मरना ही होगा, आज तुम्हारी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म हो चुकी है, आज के ये दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। यहाँ पर हम देखते हैं अनंता करण को अपने करीब करती है और देखती है और कहती है पहचानो मुझे, मैं वही लाचार पूर्वी हूँ जिसकी बहन को तुम लोगों ने बड़ी बेरहमी से माँ बाप को उसकी आंखों के सामने ही मार दिया। एक नागिन अपना बदला कभी भी नहीं भूलती। मैं चाहे जितनी मरतबा मर्जी मर जाऊँ लेकिन मैं फिर भी अपना बदला लिए बगैर नहीं मरूंगी। एक इच्छाधारी नागिन का बदला 100 जन्म तक रहता है और आज मैं भी अपना बदला लूंगी, बल्कि तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को और तुम चिंगिस्तानियों को मैं एक साथ ही ख़त्म करूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम लोग देशद्रोही और चिंगिस्तानियों और मेरे देश भारत को ख़त्म करना चाहते हो, लेकिन आज तुम्हारा यहाँ पर काल है। लेकिन इसके बाद अनंता कहती कि मैं तुम्हें मारने से पहले एक मरतबा तुम्हें एक और मौका देती हूँ। मैं टीना से ये बात पूछना चाहूँगी कि क्या वह तुम्हें ज़िंदा रखना चाहती है। अगर टीना कह दे कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। इसके बाद करण टीना से कहता है कि मुझे बचाओ, लेकिन टीना अनंता से कहती है कि आज इसको मौत ही दो, मुझे इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि अनंता उसी गड्ढे में जहाँ पर उसने भरनी को गिराया था करण ने, उसी गड्ढे में जाकर वो करण को गिरा देती है और ऊपर से वो सड़क पर डालने वाली एक ऐसी कॉइल की टैंक को उसके ऊपर गिरा देती है और हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं जब करण की मौत हो जाती है तो टीना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और अनंता टीना को अपने गले लगाती है और कहती है कि इस अच्छे शख्स से तुमने अपनी जान छुड़वा लिया, इस जैसे शख्स को तुम्हारे साथ रहने का कोई मौका नहीं। इसने तुम्हारे बाप का अपमान किया है, तुम्हारा पैसा खाया और उसके बाद आज पैसों की खातिर तुम्हें ही बेचने आया है। ऐसे शख्स के लिए आंसू बहाने से बेहतर है तुम अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जियो।
इसके बाद हम अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीना घर आ जाती है और आकर उसकी काफ़ी सारी चोटें लगी होती हैं और पूरे घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और आर्यमन भी आकर टीना से कहता है कि तुम और करण तो डेट के लिए कहीं गए थे लेकिन अब वो कहाँ है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि भरनी करण का रूप लेकर आ जाती है और कहती है कि मैं इसकी दवाई लेने के लिए गया था। असल में टीना ने मुझे एक सुनसान सड़क पर ड्राइव करने के लिए कहा था लेकिन ड्राइव करते हुए टीना से गाड़ी कहीं जा लगी और इसकी वजह से हमारी जान बच सकी। इसके बाद आर्यमन कहता है कि इतनी सुनसान सड़क में तुम लोगों को गाड़ी चलाने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पर पूरा परिवार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और आर्यमन भी कहता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। टीना हमारे घर की फैमिली मेम्बर है और इसका ख्याल रखना तुम्हारा हक बनता है, लेकिन इतने भयानक एक्सीडेंट में तुम्हें बचाया किसने है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि करण सबको कहता है कि आज हमारी जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि अपरा ही थी। अपरा वहाँ पर वक्त पर पहुँच गई और उसने हमारी जान बचा ली। इसके बाद एंट्री होती है अपरा की, जो कर आकर सबके सामने खड़े हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं परमीत अपरा को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि अगर इसकी याददाश्त वापस आ गई तो ये फिर से नागिन बन जाएगी और हम सबको पटक पटक कर मारेगी। राधिका को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि सब लोग अपरा की तारीफ कर रहे होते हैं और वैसे भी अपरा को बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। इसके बाद अपरा सबसे कहती है कि मुझे घर जाना चाहिए, लेकिन ये बात सुनने के बाद सब लोग अपरा से यही रुकने के लिए कहते हैं और जिद करते हैं कि बहुत रात हो चुकी है और तुम्हें यही रुकना चाहिए। और टीना भी अपरा से कहती है कि तुमने मेरी और करण की जान बचाई है तो आज मैं तुम्हारे साथ रहना पसंद करूँगी। तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। मैंने कैसे आज खुद को बचाया है मैं ही जानती हूँ और तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। इसके बाद सब लोग राधिका से भी कहती है कि तुम अपरा को अपनी छोटी बहन कहती हो तो अपरा को आज रात यही रुकने के लिए कहोगी। यहाँ पर राधिका भी अपरा को कहती है कि तुम यहाँ रुक जाओ, ये तुम्हारा अपना ही घर है और वैसे भी बहुत लेट हो चुकी है और तुम्हें सुबह मैं घर छुड़वा दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं टीना कहती है कि मैं अपरा को उसका गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। राधिका को अपरा का यहाँ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और मन ही मन में वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो रही है। अगले सीन में हम देखते हैं टीना, अपरा और करण जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं तो वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। करण, भरनी और प्रथम भी वहाँ पर मौजूद होता है और यहाँ सब मिलकर टीना से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर टीना अनंत से कहती है कि मुझे समझ आ चुका है कि तुम इस घर में क्यों आई थी। इन लोगों ने तुम्हारे परिवार के साथ जो किया था मुझे अब पता चल रहा है और तुम्हारा इंतकाम बहुत ही सही है और मैं यही चाहूँगी कि इन चिंगिस्तानियों को जल्द से जल्द सज़ा मिले और इनमें से कोई भी जिंदा ना रहे। यहाँ पर अपरा कसम खाती है और कहती है कि मैं इनको इतनी भयानक मौत दूंगी जिस तरह इन्होंने मेरे अपनों को मौत दी है, मैं इनको भी इसी तरह से मौत दूंगी। यहाँ पर टीना कहती है लेकिन इन सब में आर्यमन का कोई कसूर नहीं, आर्यमन तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम कभी भी आर्यमन का दिल नहीं तोड़ोगी। इसके बाद अनंता यानी अपरा कहती है कि आर्यमन तो मेरा प्यार है और आर्यमन की वजह से ही मैं इन सबको छोड़ रही थी, लेकिन अब आर्यमन को ये दुख बर्दाश्त करना होगा और उसे अपने परिवार को खोना होगा। वो नहीं जानता जिस परिवार का वो हिस्सा है वो उसके अपने ही दुश्मन है, उसके बाप के भी दुश्मन है। इसके बाद टीना अपरा से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ हूँ और आज से मैं तुम्हारी टीम में शामिल हूँ, बस एक छोटी बहन बनकर तुम्हारा साथ दूंगी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं परमीत और उसका भाई बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड होते हैं। वो इतनी ड्रिंक करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि राधिका नया पाशा बन चुका है। हम देखते हैं अगले सीन में एंट्री होती है राधिका की, जो कि असल में अपरा होती है और वो राधिका बनकर इनसे प्लान निकलवाने की कोशिश करती है। यहाँ पर अपरा यानी राधिका के रूप में आकर बहुत कोशिश करती है परमीत और उसके भाई से प्लान निकलवाने की और कहती है कि बताओ हमारा अगला प्लान क्या है, लेकिन उन बेचारों को पता ही नहीं होता और उन्हें राधिका ने कोई प्लान भी नहीं बताया होता। लेकिन वहाँ वो बहुत सारी कोशिश करते हैं राधिका के सामने ये बात करने की, जो उसको राधिका समझ होते हैं लेकिन असल में वो अपरा होती है। अपरा राधिका की सूरत में आकर बहुत ज़्यादा कोशिश करती है प्लान निकलवाने की, लेकिन यहाँ पर वो नाकाम रहती हैं। यहाँ पर परमीत और उसका भाई इतने ज़्यादा ड्रामे करते हैं उसके सामने, अपरा के सामने, और अपरा को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपरा बस यही चाहती है कि किसी न किसी तरह उसे राधिका का नया प्लान पता चल जाए। यहाँ पर राधिका के रूप में अपरा आकर उनको डराती धमकाती भी है, लेकिन वो लोग उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और कहते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं सोचने की आखिरकार हमारा अगला प्लान क्या है। यहाँ पर राधिका आकर उससे कहती है कि मैं तुम्हारा पाशा हूँ, तो वो कहते हैं हाँ तुम ही हमारा नया पाशा हो, क्योंकि एरोल के बाद अब तुम ही हमारा पाशा और तुम ही चिंगिस्तान का पाशा भी हो। ये बात सुनने के बाद अपरा को बात मालूम हो जाती है कि ये लोग असल में जिस पाशा का नाम लेते हैं वो कोई और नहीं बल्कि राधिका है। और यहाँ पर वो उनसे बड़ी मीठी होकर भी बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि अब बताओ कि मैंने तुम्हें क्या प्लान बताया था। यहाँ पर वो उनसे बात करने की कोशिश करती है और वो प्लान निकलवाने की कोशिश करती है जो कि राधिका 15 अगस्त को करने वाली होती है, लेकिन फिलहाल वो उसमें नाकाम हो जाती है। दूसरी सीन में हम देखते हैं बाहर से राधिका भी होती है जो कि पूरब के साथ ये बात शेयर करती है और कहती है कि हमें इस प्लान में 2 आदमी चाहिए जिनमें से ये परमीत और उसका भाई होने वाला है, क्योंकि उनके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। दूसरी तरफ यहाँ पर आहाना यानी अपरा राधिका का रूप लेकर उनसे बात करती है, उनसे प्लान निकलवाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों अपना बिल्कुल भी प्लान नहीं मानते और यहाँ पर राधिका यानी जो कि अपरा होती है उनके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। दूसरी तरफ राधिका पूरा से कहती है कि हम इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे अपने प्लान में, परमीत और उसके भाई को, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक हमारा प्लान तैयार नहीं होता और उस प्लान को ख़त्म होने के बाद हम इन दोनों को मौत के घाट उतार देंगे और हम अपना काम पूर्ण होने के बाद इनको बिल्कुल भी अपने साथ नहीं रखेंगे। वैसे भी ये दोनों बहुत बेवकूफ़ हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जब अपरा यानी राधिका के रूप में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और परमीत से चीखती चिल्लाती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा है ना कि जल्दी से मुझे प्लान बताओ, हमारा प्लान किया है। यहाँ पर राधिका यानी अपरा को पता चल जाता है कि भाई असल वाली राधिका
आ रही है तो वो उनसे कहती है कि अपनी आँखें बंद करो और सोचो कि मैंने तुम्हें कौन-सा प्लान बताने के लिए कहा। यहाँ पर परमीत और उसका भाई अपनी आँखें बंद कर लेते हैं और प्लान सोचने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं अपरा यानी अनंता अपने नागिन अवतार में आती है और वहाँ से नागिन रूप लेकर गायब होती दिखाई देती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर असल राधिका आ जाती है और राधिका को देखकर वो कहते हैं कि हमें प्लान पता है, और जैसे ही राधिका उनकी बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। पहले राधिका से आने से अनंता अपने नागिन रूप लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब असल राधिका की एंट्री होती है और राधिका आकर परमीत से कहती है कि मैंने तुम्हें जो प्लान बताया था आखिरकार वो कौन सा प्लान था और तुम अब किस प्लान की बात कर रहे हो? मैंने तुम लोगों को रोका था कि इस घर में कोई भी प्लान की बात नहीं करेगा। इसके बाद हम देखते हैं राधिका को नागिन की खुशबू आती है और वो उसके पीछे चली जाती है और परमीत को वहीं छोड़ देती है। यहाँ पर वो उन दोनों से कहती है कि इस घर में कोई भी प्लान का ज़िक्र नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने प्लान का कोई ज़िक्र किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला। नागिन 7 के अब बाकी सिर्फ 3 एपिसोड रह गए हैं और आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं राधिका को नागिन की खुशबू आती है और राधिका उसका पीछा करते हुए बाहर निकलती है तो वो सामने देखती है कि अपरा आ रही है और अपरा जैसे ही राधिका को देखती है तो वो अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है और उसे यही जतलाती है कि उसकी याददाश्त जा चुकी है। राधिका अपरा को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और अपरा राधिका से ये कहना चाहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहले ही इस घर में आई हूँ, तुम मेरी बड़ी बहन हो और मैं तुम्हारे साथ अपने दिल की बात शेयर कर सकती हूँ। मुझे क्यों वो कमरा अपना सा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस घर में बरसों रही हूँ और वो कमरा भी मेरा है। ये बात सुनने के बाद राधिका अपरा से कहती है कि तुम जिस कमरे की बात कर रही हो वो मेरा और आर्यमन का कमरा है और हमारा वो पर्सनल बेडरूम है। ये सुनकर अपरा राधिका से कहती है सॉरी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि जैसे मैं इस घर में पली हूँ और ये घर मेरा ही और मेरे इस घर से कोई गहरा ताल्लुक है। क्योंकि अब अपरा अपनी याददाश्त तो वापस आ चुकी है, लेकिन वो राधिका के साथ ये खेल खेल रही है कि जैसे उसकी कोई याददाश्त वापस नहीं आई। ये सुनने के बाद राधिका कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, अब से ये तुम्हारा ही घर है, क्योंकि हम दोनों की कंपनी मर्ज हो चुकी है तो अब हम आपस में फैमिली मेंबर्स ही बन चुके हैं। इसके बाद राधिका अपरा को कहती है कि आओ मैं तुम्हें अपने कमरे में छोड़ दूँ और तुम्हें गेस्ट रूम दिखा दूँ। वो अपरा का हाथ बड़े प्यार से पकड़कर लेकर जाती है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं परमीत और उसका भाई जब अपरा और राधिका को देखती हैं तो वो ये सोचती हैं कि आखिरकार ये दोनों साथ में इतनी बड़ी जल्दी सहेलियाँ क्यों बन जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये दोनों असल में हैं कौन। एक तरफ राधिका बड़ी जल्दी पाशा बन चुकी है और दूसरी तरफ ये अहाना कभी अनंता कभी अपरा और कभी कुछ बनकर हमारे सामने आ जाती है। इसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं अपरा जैसे ही अपने कमरे में जाती है और वहाँ पर राधिका उसको ड्रॉप करने की कोशिश करती है तो अपरा राधिका से कहती है कि मेरे पास कपड़ा चेंज करने के लिए नहीं है, मैं इसमें काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। तो यहाँ पर राधिका अपरा से कहती है कि मेरे तो कबर्ड की चाबी कहीं गुम हो गई। तो अपरा राधिका से कहती है कि हम यहाँ पर एक गेम खेलते हैं और इस गेम में मैं तुम्हें कुछ हिंट दूँगी, अगर तुमने उन बातों का सही जवाब दिया तो हो सकता है कि हमें इसके बाद हम देखते हैं अपना राधिका के माइंड के साथ खेलने की पूरी कोशिश करती है। वहाँ पर वो राधिका को कहती है कि हमें एक ऐसा गेम खेलना चाहिए जिससे हम एक दूसरे से अपने मन की बातें शेयर कर सकते हैं। राधिका पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर अपना राधिका से कहती है कि इसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी। यहाँ पर हम देखते हैं राधिका आखिरकार अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपरा से उसके सवालों का जवाब मांगने की कोशिश करती है। यहाँ पर अपरा राधिका से कहती है कि मैं तुमसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगी जिसका जवाब तुमने मुझे उल्टा देना है। यहाँ पर अपरा बहुत सारे ऐसे सवाल पूछती है राधिका से। राधिका अपनी आंखें तो बंद कर लेती हैं, लेकिन वो अपरा के सवालों का जवाब बिल्कुल भी गलत दे रही होती है। यहाँ पर वो अपरा को किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं बता रही होती जिससे अपरा को हिंट मिल सके कि आखिरकार राधिका का अगला प्लान क्या है और वो 15 अगस्त को क्या करने वाली है। यहाँ पर राधिका बहुत स्मार्टली से अपरा के साथ गेम तो खेलती है, लेकिन वो अपने प्लान को बिल्कुल भी अपरा के सामने शो नहीं करवाती। इसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ऊपर से आर्यमन आ जाता है और आकर राधिका से कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी सॉक्स कहाँ पर रखी हैं और वो कौन से ड्रा में पड़ी हैं। लेकिन यहाँ पर आर्यमन का जब ये जवाब होता है तो सबसे पहले वहाँ पर अपरा यानी अनंता उठकर आर्यमन से कहती है कि तुम्हारे लेफ्ट ड्रॉयर के साइड पर तुम्हारी सॉक्स और टाइज वगैरह पड़ी होती हैं। जैसे ही आर्यमन ये जवाब सुनता है तो उसके मन में एक सवाल आता है कि आखिरकार अपरा को कैसा पता है कि मेरी ये सॉक्स इस ड्रॉ में पड़ी हैं। तो जब राधिका ये सुनती है तो वह हैरान हो जाती है और अपरा राधिका से कहती है कि असल में मेरा हस्बैंड भी ड्रॉज इसी तरह रखता है और उसकी तमाम चीज़ें भी लेफ्ट साइड के ड्रॉज में होती है। तो मैं समझती हूँ कि हर हस्बैंड ऐसे ही रखता है, इसलिए बस मैंने आर्यमन को बता दिया। आर्यमन ये सुनकर बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है और अपरा देखती हैं कि राधिका उसके सामने आर्यमन को किस तरह चिपक रही है और आर्यमन अब राधिका में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और आर्यमन राधिका से कहता है कि मैं तुम्हें एक बार बार बता चुका हूँ कि मुझे आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम के लिए जाना है। आज मुझे पता चला है कि वो चिंगिस्तानी हमारे मुल्क पर हमला करने वाले हैं और वो हमारी पोर्ट के ज़रिए कुछ ऐसा यहाँ पर सामान पहुँचाने वाले हैं जिससे हमारे मुल्क को ख़तरा हो सकता है और मुझे आज रात उनको हर हाल में पकड़ना है। राधिका जब ये बात सुनती है तो उसके पैरों की तरह से हवा निकल जाती है, क्योंकि आर्यमन इस बार इस केस को देखने वाला है। तो राधिका बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और आर्यमन से कहती है कि वहाँ पर पोर्ट में बहुत सारी फोर्सेज हैं, नेवी है, सब कुछ है जो उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं हमारी कंट्री का। लेकिन आर्यमन कहता है कुछ जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि कुछ जंगें सिर्फ वारों से लड़ी जाती हैं और वो हमारे मुल्क में कुछ ऐसी चीज़ें लाना चाहते हैं जिससे हमारी कंट्री का नाम ख़राब हो और हमारे यूथ में बुरी तरह से तबाही का सामना हो। यहाँ पर जब ये बात सुनती है अपरा तो कहती है कि जो लोग मुल्क के गद्दार होते हैं उन्हें तो जान से ही मार देना चाहिए और उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। अपरा यहाँ पर राधिका के घर तो आ चुकी है और राधिका का प्लान सुनने के बाद अपरा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और राधिका आर्यमन का प्लान सुनने के बाद शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि इस बार आर्यमन ये केस देख रहा है। राधिका 15 अगस्त को जो प्लान तैयार करने वाली है अब इसकी
मामले में वो क्या सोचने वाली है। यहाँ पर हम देखते हैं अपरा जो कि अब ये जान चुकी है कि राधिका ने पता लग गया है कि इस बार आर्यमन ये केस देखने वाला है, तो अपरा कहती है कि इस बार राधिका ज़रूर अपना प्लान चेंज करेगी, वो इस बार कुछ नया प्लान तैयार करेगी और मुझे हर हाल में राधिका पर नज़र रखनी होगी। यहाँ पर हम देखते हैं अपरा अपने नागिन रूप में आती है और नागिन रूप पर आकर बाहर चली जाती है और राधिका का पीछा करना शुरू कर देती हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं राधिका फ़ोन पर पूरब से बात करती है और कहती है कि यहाँ पर हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। यहाँ पर पोर्ट पर अपरा का भाई आदित्य है जो इस बार पूरी कवरेज कर रहा है और आर्यमन भी उसी पोर्ट पे जाने वाला है और वहाँ जाकर हमारे प्लान को अनसक्सेसफुल करने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा ही टेंशन में हूँ। ये बात जब पूरब सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और राधिका से कहता है कि अगर आर्यमन और आदित्य वहाँ आए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही खतरा हो सकता है। हमें इस बार बड़ी ही सावधानी से अपने प्लान को सरअंजाम देना चाहिए। यहाँ पर राधिका पूरा से कहती है कि हमें इस बार अपने प्लान को नए तरीके से अंजाम देंगे, क्योंकि इस बार आर्यमन वहाँ है और आर्यमन को कुछ नहीं होना चाहिए और इस बार अपना का भाई आदित्य भी है जो कि बहुत बड़ा ही जर्नलिस्ट है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि आदित्य और आर्यमन आखिरकार उस पोर्ट की तरफ निकलते दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ राधिका बहुत ज़्यादा ही टेंशन में और गुस्से में है, क्योंकि राधिका का प्लान फ्लॉप होने वाला है। वो बार बार फ़ोन कर रही होती है पूरब को और अपने आदमियों को कहती है कि जल्दी से यहाँ से पोर्ट में से जितना भी सामान है निकालो, वरना हम लोग पकड़े जाएंगे। इधर आदित्य और आर्यमन भी पोर्ट की तरफ ही निकलते दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्यमन ने अपना जो खास आदमी भेजा था वो मोबाइल के ज़रिए कुछ रिकॉर्ड कर होता है जो कि चिंगिस्तान से आया हुआ सामान हिंदुस्तान की पोर्ट पर लोड हो रहा होता है। तो वो मोबाइल से अपनी वीडियो बनाकर सबूत देना चाहता है आर्यमन को, लेकिन ऊपर से जब हम देखते हैं कि राधिका जो कि अपने ड्रैगन अवतार में आती है और आकर उस लड़के को उठा लेती है और उससे जो सबूत होते हैं वो मिटा देती हैं। नागिन की आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नागिन आज तकरीबन ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि इसके बाद इसकी सिर्फ 3 एपिसोड बाकी रह जाएंगे। यहाँ पर जो आदमी आर्यमन ने भेजा था रिपोर्टिंग करने के लिए वो सबूत इकट्ठा कर लेता है, लेकिन राधिका से बिल्कुल भी नहीं बच पाता। राधिका उस आदमी को पकड़ लेती है और आकर उसे आग में जलाने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही सीन में अनंत कुल की नागरानी अनंता जो कि पहले से ही राधिका के प्लान को जान चुकी थी कि राधिका इस बार कुछ नया करने वाली है, तो वो आकर उस आदमी को पकड़ लेती है और उसे मरने से बचा लेती है। और यहाँ पर वो प्रथम से कहती है कि हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसने जो कुछ भी देखा है वो हमें ये आदमी ही बता सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें इसकी जान बचानी है और तुम इसको किसी सेफ जगह पर पहुँचा दे ताकि राधिका और पूरब कभी भी उसके पीछे ना आ सके। यहाँ पर प्रथम अनंत कुल की नागरानी के हुक्म से उस आदमी को सेफ जगह पर रखने की कोशिश करता है। यहाँ पर हम देखते हैं ड्रामे की कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। प्रथम जो कि बरनी और अनंत कुल की नागरानी के साथ मिलकर अपना कर्तव्य निभा रहा है। नागिन सेवन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है इसकी एपिसोड्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रथम नागरानी के कहने से उस आदमी को सेफ जगह पर पहुँचा देता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं आर्यमन जो कि आदित्य के साथ मिलकर आखिरकार उस पोर्ट पर पहुँचने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बरनी और अनंत कुल की नागरानी ये चाहते हैं कि इस बार अगर आर्यमन वहाँ है तो आर्यमन के जान को भी खतरा हो सकता है और राधिका अपने प्लान के आड़े में आने वाले तमाम लोगों को मार सकती है। यहाँ पर अनंता कहती है कि आर्यमन और आदित्य भाई मेरे लिए दोनों बहुत अहम है और इस बार मैं राधिका और अपने दुश्मनों को अपनों को बिल्कुल भी नहीं मारने दूंगी। यहाँ पर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि आर्यमन को वहाँ पर एक निशान नजर आता है और जिसे देखकर वो आदित्य से कहता है कि ये निशान किसका हो सकता है। आदित्य कहता है कि मुझे लगता है कि ये निशान किसी ड्रैगन का है। और ये सुनने के बाद आदित्य की बात आर्यमन कहता है कि तुम पागल हो चुकी हैं, आजकल के ज़माने में कोई भी ड्रैगन नहीं होते हैं, यहीं जंगली इलाका है और ये पोर्ट जंगल के करीब है, यहाँ पर कोई और जंगली जानवर हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि ड्रैगन्स होते हैं, ये सब कुछ बस कार्टून्स और मूवीज़ में होता है और वैसे भी ड्रैगन्स बहुत ही पुराना जानवर है जो कि अब फिलहाल नहीं मौजूद होता। ये बात सुनने के बाद आदित्य मुस्कुराता है और आर्यमन को समझाने की कोशिश तो करता है कि ये पाँव के निशान ड्रैगन के हैं। इसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं राधिका जो कि अपनी एक बहुत कीमती बॉक्स जो कि डिलीवर करवाना चाहती होती है, तो वो वहाँ पर फ़ोन करती है परमीत को और वो जब फ़ोन नहीं उठाता तब उनके कमरे में जाती है और जाकर देखती है कि परमीत और उसका भाई नशे में धुत पड़े हैं और उनको दुनिया का होश नहीं है। यहाँ पर राधिका बहुत कोशिश करती हैं उनको उठाने की, लेकिन वो नशे में इस तरह कदर खो चुकी होती हैं कि वो अपनी दुनिया ही भूल चुकी होती हैं और बिल्कुल ही बेहोश हो चुकी होती हैं। यहाँ पर राधिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो परमीत से जो काम करवाना चाहती थी अब वो नहीं करवा पाती और बहुत ज़्यादा ही गुस्से में उनको उठाती है, लेकिन वो लोग इतनी ड्रिंक करते हैं और राधिका उनको उठा उठा कर थक जाती है और बहुत ज़्यादा ही गुस्से में उनको गालियाँ भी देती है। इसके बाद राधिका पूरब को फ़ोन करती है और कहती है कि वो दोनों तो गधे घोड़े बेचकर सो रहे हैं, जब भी इनकी ज़रूरत मुझे होती है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलती और काम आने पर ये हमेशा नशे में ही धुत रहते हैं। अब हमें अपना प्लान और तरह से करना होगा। इसके बाद पूरब राधिका से कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये दोनों गधे हैं, चिंगिस्तानी हैं और ये कभी भी काम नहीं आएंगे। इसके बाद राधिका अपना काम करवाने के लिए करण के कमरे में जाती है, लेकिन करण तो मर चुका है। वहाँ पर टीना होती है। राधिका बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन राधिका की आवाज़ सुनकर टीना बिल्कुल भी डोर नहीं ओपन करती। इसके बाद हम देखते हैं आर्यमन का छोटा भाई जो कि राधिका को देखता है और राधिका उसकी तरफ चली जाती है और कहती है कि अब इस बार ये काम मुझे तुम करके दोगे, क्योंकि ना तो घर में तुम्हारा बाप है जो कि नशे में धुत है और यहाँ पर करण भी सो रहा है, लेकिन अब ये काम तुम करोगे। तो यहाँ पर आर्यमन का छोटा भाई अर्जुन कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं तो अभी पार्टी से आया हूँ और मेरी टांगें लड़खड़ा रही है। और अर्जुन
राधिका का काम करने से मना कर देता है, लेकिन राधिका कहती है कि मुझे लगता है कि तुम पाशा के फेवरेट नहीं बनना चाहते, जो कि चिंगिस्तान का पाशा है। जैसे ही अर्जुन ये बात सुनकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वो वहीं पर रुक जाता है और राधिका का काम करने के लिए हामी भर देता है। यहाँ पर राधिका एक ऐसा बॉक्स देती है जिसमें बहुत सारे ज़रूरी राज होते हैं, जो कि अर्जुन को कहती है ये तुमने बॉक्स वहीं डिलीवर करना है जहाँ पर मैं तुम्हें कहूँ, और ये बात ध्यान से याद रखना कि ये किसी और को नहीं मिलना चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ और तुम्हें इसको बड़ी ही सावधानी से यहाँ पर लेकर जाना और किसी को भी इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि ये बॉक्स मैंने तुम्हें दिया, और तुम्हें जिस जगह पर डिलीवर करना है वो जगह भी तुम सीक्रेट ही रखोगे। यहाँ पर वो अर्जुन से कहती है कि ये अगर तुमने काम कर दिया तो तुम पाशा के बहुत ज़्यादा करीब हो जाओगे और तुम्हें बहुत सारे पैसे और रुपए मिलेंगे और तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। यहाँ पर जब राधिका अर्जुन को वो बॉक्स दे देती है और उसे मेल कर देती है एड्रेस, और कहती है कि ध्यान से जाना और ये काम करना है, तुम्हारे ज़िंदगी का पहला काम है, इसके बाद अगर तुमने ये काम अच्छा किया तो तुम्हें इसके बदले और भी रकम मिलेगी, और ये काम करने के बाद मैं तुमसे रब्ता करूँगी, तुम मुझसे फ़ोन पर रहना और मैं तुम्हें लोकेशन समझाती रहूँगी। इसके बाद जब भी अर्जुन निकल जाता है ऊपर छत पर, हम देखते हैं भरनी अनंता और प्रथम वहाँ पर देख रहे होते हैं अर्जुन को। वो कहने की ज़रूर इससे कोई ऐसा काम करवाने वाली है जो कि राधिका का है और जो इतनी रात को ये गाड़ी निकाल कर जा रहा है, हमें इसका पीछा करना होगा। इस बार अब अनंता ने अपनी ठान ली और वो हर हाल में अपने दुश्मनों को मारती दिखाई देगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बरनी को पीछे लगा देती है अर्जुन की गाड़ी पर। दूसरी तरफ अर्जुन जो कि फ़ोन पर राधिका से राब्ते में होता है और उससे लोकेशन पूछ रहा था, राधिका उससे कहती है कि जो रास्ता आपने मुझे बताया था उसी पर ही जा रहा हूँ, लेकिन ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। राधिका उससे कहती है कि तुम्हें संभल कर जाना होगा, यहाँ पर खतरा भी हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही अर्जुन पीछे देखता है तो उसे लगता है कि कोई छतरी नागिन आ रही है, और डरकर नागिन की आवाज़ निकलता है और कहता है कि यहाँ पर नागिन, और अपना फ़ोन नीचे फेंक देता है। और राधिका फ़ोन पर हेलो हेलो करती है और राधिका को शक हो जाता है कि जैसे कोई नागिन गाड़ी के पीछे है। और अर्जुन जब देखता है कि वहाँ पर गाड़ी के पीछे कुछ भी नहीं है तो उसे लगता है कि ये शायद उसका वहम होगा, तो वो फिर से राधिका का फ़ोन उठा लेता है और राधिका को कहता है कि ऐसी कोई बात भी नहीं है, नागिन वगैरह नहीं है, ये बस मेरा वहम था, हो सकता है। इसके बाद राधिका पूरब को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि बरनी अभी ज़िंदा है और इस बार बरनी से मुझे बहुत पुराना हिसाब चुकता करना, इस बार बरनी को मुझे मारकर ही आना होगा, इस बार बरनी को मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। आज उसकी मौत लिखी है। अब राधिका फैसला करती है अर्जुन के पीछे जाने का, क्योंकि वो समझती है कि बरनी ज़िंदा है, इस बार राधिका बरनी को जान से मारने की कोशिश करेगी। ये थी हमारी आज की एपिसोड, यहाँ पर ख़त्म होती है। बाय।